नमस्कार साथियों, नवीन सर की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। रीट की प्रश्नोत्तरी चल रही थी जिसके अंदर अपन ने सौर मंडल चालू किया था। सौर मंडल, तारामंडल जो आपके कोर्स में है। देखिए, मेरा इस साल टारगेट ये है 30/30। मेरा टारगेट ये है कि साइंस की जो क्लासेज हैं, जो ऑनलाइन क्लासेज मैं आपको दे रहा हूं, अभी मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास दे रहा हूं, उसके बाद टीचिंग मेथड की क्लास दूंगा। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि साइंस के अंदर आप 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व करें। आज की जो प्रश्नोत्तरी के जो प्रोग्राम है, इसके अंदर मैंने सारा आपका जो राजस्थान और एनसीईआरटी बेसिस पर जो क्वेश्चन बनते हैं सौरमंडल और तारामंडल पर, उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी चालू की है। इसके अंदर हर क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाऊंगा और फिर अब आपको खुद को एक बार सोचना है कि इसका आंसर क्या जाएगा। तो इसी बेसिस से मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूं। और इस साल मेरा टारगेट यह है कि किसी भी तरीके से जो रीट की एग्जाम हो उसके अंदर मैं मेरे विद्यार्थियों को साइंस में 30 में से 30 क्वेश्चन सही करवाऊं। ऐसा मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा कर भी पाऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास भी है, क्योंकि अगर विद्यार्थी मेरा सहयोग देंगे तो श्योर मैं ऐसा कर पाऊंगा। आज के क्वेश्चनों की श्रृंखला चालू से करने से पहले आपको मैंने एक बहुत अच्छा सा तारामंडल दिखाया है। ये सब तारामंडल आपने गर्मियों के अंदर जब हम छत पे सोते हैं तो आप सब ने देखा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 तारों का एक पैटर्न है और सबको पता है इसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। एक तरह का तारामंडल है। तारामंडल तारों का पैटर्न है जिसके अंदर एक सप्तऋषि मंडल है जो आप गर्मियों में उत्तर दिशा में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार मैं आपको बोल देता हूं, आपको सोचना है। 8th क्लास की किताब का क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, रीट का जो पेपर होगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा। चाहे आप सीटेट देखें, सीटेट के पेपर देखें, चाहे स्टेट देखें, यूपी टेट देखें, वो आपसे मेनली जो हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं उन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन यह है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मैंने आपसे पहला ऑप्शन दिया, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी है। नंबर 2, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। और जीवन की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत ओपेरान सिद्धांत है। और मिलर यूरे के प्रयोग में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का अनुपात 2:2:1 है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखें और उसके बाद आप सोचें कि इसका क्या आंसर होगा। इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि आपके हिसाब से इसका क्या आंसर है और मैं इसका आंसर क्या बताता हूं। देखें, सबसे पहली बात है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप सबको पता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आखिरकार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, आखिरकार ये आपकी आकाश गंगाएं कैसे बनी है, आखिरकार ये तारामंडल कैसे बने हैं, आखिरकार ये ब्रह्मांड कैसे बना है। तो इसकी उत्पत्ति के लिए काफी सारी थ्योरीज हैं। उनके अंदर आप सबको पता होगा जो सबसे ज्यादा जो फेमस थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, या उसको हम महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम में बता रखा है, ऐसा माना गया है एक पिंड है और उसके अंदर विस्फोट हुआ है और उसके अंदर उस विस्फोट के कारण काफी सारी आकाश गंगाएं बनी हैं। और आप सबको पता होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है। ध्यान रखें, आपको खुद को सोचना है क्या आंसर आएगा। कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बातें आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सीधी सी बात है, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी है। आखिरकार ये ब्रह्मांड कैसे बना है, इसके लिए जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है, जिसको हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। आखिरकार लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके लिए कई सिद्धांत है। और आपने सुना होगा सबसे ज्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो ओपेरॉन थ्योरी है। और ये इस सिद्धांत ने बताया है कि जो लाइफ है इसका ओरिजिन कई चरणों में पूरा हुआ है।
कई चरणों में वायुमंडल बना है, कौन से चरण में वायुमंडल बना है, ये सब चीजें नहीं, बस आपको रीड के हिसाब से इतना सा ध्यान रखना है कि यूनिवर्स कैसे बना है, ब्रह्मांड कैसे बना है। इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है। और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, आखिरकार लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसके लिए जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है वो ओपेरॉन सिद्धांत है। चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है, सबने पढ़ा होगा, मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट हुआ। मिलर और यूरे ने जो ओपेरॉन ने जो बातें कही उसकी पुष्टि की, और मिलर यूरे के प्रयोग के अंदर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 नहीं है, बल्कि ये 2:1:2 है। अगला जो डायग्राम है, अगला अगर आप देखेंगे तो मैंने बाकायदा आपको मिलर का प्रयोग बता रखा है। मिलर ने अपने प्रयोग किया है, उसके अंदर उसने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को लिया है, जिसका अनुपात 2:1:2 है, और इन तीनों को इसने यूज किया है। यहां इलेक्ट्रोड लगाए हैं, विद्युत धारा पास की है, साथ ही साथ इस सब प्रयोग के अंदर आप सबको पता है उन्होंने एक कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण होता है, यहां कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण को बताया है, और उन्होंने कहा कि जो ये कार्बनिक यौगिक युक्त जो जल है इसमें उन्होंने शर्कराएं, एलेनिन, ग्लाइसिन आदि कार्बनिक पदार्थों के बारे में बताया है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं जाना, रीड के हिसाब से 3 बातें याद रखनी है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी है। दूसरी बात, ब्रह्मांड कैसे बना है, इसके लिए सबसे फेमस थ्योरी बिग बैंग सिद्धांत है। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसके लिए सबसे फेमस थ्योरी ओपेरॉन थ्योरी है। और ओपेरॉन थ्योरी की जो पुष्टि है वो मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा की है। ओपेरॉन कहता है लाइफ का ओरिजिन कई चरणों में हुआ है, कई पहले कार्बनिक पदार्थ बने हैं और उसके बाद फिर कई चरणों के अंदर लाइफ का ओरिजिन हुआ है। उसी तरीके से मिलर यूरे का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें काम में ली है, जिसका अनुपात आपको याद रखना है 2:1:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली बात मैंने कहा सूर्य एक तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, और प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में 3×10⁶ मीटर पर सेकंड है। अब आप सबको दिख रहा होगा, आपने मन में सोच भी लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। छोटा सा रीट में आने लायक क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सूर्य एक तारा है। बाकायदा मैंने सूर्य को दिखाया है, सूर्य एक स्टार है, तारा है, क्योंकि तारे क्या करते हैं, स्वयं तारों का स्वयं का प्रकाश होता है और वो उस प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि स्टार वो चीज है जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और आपको पता है सूर्य भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसीलिए सूर्य एक तारा है। बिल्कुल सही है। सबको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तीसरी चीज, पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है वो सूर्य है, और दूसरे निकटतम जो तारा होता है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। चौथा स्टेटमेंट गलत है। प्रकाश की जो चाल है वो 3×10⁶ मीटर पर सेकंड नहीं होकर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, इसीलिए इसका आंसर 4th जाएगा कि जो प्रकाश की चाल है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन खुद ने फ्रेम किए हैं और थ्योरीज में से क्वेश्चंस को फ्रेम किए हैं, और जिससे आपको एक बार पूरा तारामंडल और सौर मंडल आज याद हो जाए जो हमारी रीट के सिलेबस में दिया हुआ है, इसी हिसाब से मैंने पूरे क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तारे जो स्टार हैं, सूर्य भी स्टार है, वो पृथ्वी के विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। सबने देखा होगा पोल स्टार, ध्रुव तारा, वो आपको स्थिर दिखाई देता है। उसका रीजन पृथ्वी के घूर्णन अक्ष रेखा के ठीक ऊपर है। सप्तऋषि मंडल जो मैंने दिखा रखा है, जिसका दूसरा नाम ग्रेट बियर,
ओरियन तारामंडल, कैसियोपिया, ये सब तारामंडल के नाम है और उपरोक्त सारे कथन सही हैं। तो अब आप अपने मन में सोच लें कि इसका आंसर क्या जाएगा, और आपको लग भी गया होगा इसका आंसर फोर्थ जाएगा। पहली बात ध्यान रखें, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जबकि हमारे तारे और जो स्टार्स हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। सबने देखा होगा जो ध्रुव तारा है वो स्थिर रहता है। उसका रीजन यह है कि जो ध्रुव तारा है वो घूर्णन अक्ष के ठीक ऊपर है। मैंने सप्तऋषि तारामंडल दिखाया हुआ है, ग्रेट बियर दिख रहा होगा, 7 तारों का समूह। ओरियन को आप देखें, ओरियन ये तारामंडल है, ये ओरियन तारामंडल है। इसी को ही शिकारी तारामंडल कहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे सप्तऋषि में तो 7 तारे हैं, ओरियन में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 या 8 आपको तारे दिखाई देंगे। ये ओरियन तारामंडल है, इसी को ही शिकारी तारामंडल कहते हैं। इसके अलावा तीसरा तारामंडल मैंने कैसियोपिया बताया है। कैसियोपिया तारामंडल ये है, ध्यान से देखें तो ये आपको एम के आकार का दिखेगा या डब्ल्यू के आकार का दिखेगा। तो एम या डब्ल्यू के आकार के जो पैटर्न का जो तारामंडल है वो कैसियोपिया तारामंडल है, और इसके अंदर तारों की संख्या 1 2 3 4 5 दिखाई दे रही होगी। इसीलिए आपके समझ में आ गया होगा ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तारे या सन पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। पूछ सकता है कि ध्रुव तारा हमें स्थिर क्यों दिखाई देता है, आप रीजन देंगे कि जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ठीक ऊपर है। सप्तऋषि मंडल क्या है, ओरियन क्या है, कैसियोपिया क्या है, आप कहोगे ये सारे के सारे तारामंडल हैं। पूछ सकता है वो तारामंडल क्या कहलाता है जो अंग्रेजी के एम या डब्ल्यू अक्षर जैसा होता है, आप कहोगे कैसियोपिया तारामंडल है। इसीलिए इसका आंसर फोर्थ गया। देखिए मेरा उद्देश्य यही है इन क्वेश्चंस को बनाने का कि आप एक बार खुद देखें कि हम कर पा रहे हैं क्या। ये आपको दिख रहा होगा कैसियोपिया, ये दिख रहा होगा ओरियन तारामंडल, शिकारी तारामंडल, एम या डब्ल्यू जैसा तारामंडल। तारामंडल तारों का एक पैटर्न है। सूर्य के लिए कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। पहली बात, सूर्य एक तारा है, सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं, संलयन अभिक्रिया होती है जिसके कारण प्रकाश ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है। और आपको खुद को देखना है कि इनमें क्या आंसर सही होगा। देखिए आपको खुद को टेस्ट लेना है अपना कि मुझे कितना याद है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गड़बड़ है, कुछ नई चीजें मिल रही है, तो देन फिर आप रोज जो क्वेश्चंस डालता हूं उनको आप देखें। सूर्य के लिए कौन सा कथन सही है, कुछ नहीं है, 6th 7th 8th 9th 10th की बुक्स पढ़नी है, ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, उसी से पेपर आता है, आप कोई सा भी पेपर देख ले। सूर्य तारा है, बिल्कुल सही है, हमने बात कर ली थी, सूर्य तारा है। रीजन भी आपको पता है, जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करे वो तारा। सूर्य पर पहले भी मैं बता चुका, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। हाइड्रोजन गैस करीबन 71% है, हीलियम गैस करीबन 26% है। न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, संलयन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। चौथा स्टेटमेंट गलत है, अभी भी बताया था, सूर्य पश्चिम से पूरब नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम की ओर क्या करता है, गति करता है। निम्न में से किसकी परिक्रमण गति न्यूनतम है, आपसे पूछा गया परिक्रमण गति किसकी न्यूनतम है, किसकी परिक्रमण गति न्यूनतम है। निम्न में से किसकी परिक्रमण गति न्यूनतम है, आपसे पूछा गया बुध, वरुण, शुक्र, बृहस्पति। हम सबको पता है कि जो ग्रह हैं, जो हमारे प्लेनेट होते हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आप सबने केपलर का नियम पढ़ा होगा, और परिक्रमण गति किसकी न्यूनतम है, सीधी सी बात है, उसकी परिक्रमण गति न्यूनतम होती है जो सूर्य के पास होता है। सबने केपलर का नियम भी पढ़ा होगा, ग्रहों की गति का नियम, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। ये सूर्य, और आप सबको पता होगा जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। जिसकी सूर्य से दूरी कम होती है उसकी परिक्रमण गति भी न्यूनतम होती है। सबसे कम न्यूनतम जो परिक्रमण गति है
वो कौन से ग्रह की है? बुध ग्रह की है। और सबसे ज्यादा जो परिक्रमण गति होगी वो किसकी होगी? वरुण की होगी। उसकी रेडियस ज्यादा है, इसकी रेडियस कम है, इसीलिए जो परिक्रमण गति है वो सबसे कम बुध की है। पहले भी बता चुका, 88 दिन। याद करें, बुध मैंने पहले भी बता चुका, बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है और इसका जो परिक्रमण गति है उसके अंदर करीबन 88 दिन का समय लगता है। पृथ्वी के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? खुद ही सोचे। नंबर 1, पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। यहां 70% पानी है। डायग्राम में भी दिख रहा होगा, पृथ्वी को मैंने ब्लू प्लेनेट दिखा रखा है, नीली कलर की दिखा रखी है। सबको पता है रेड प्लेनेट आपका मंगल है, ब्लू प्लेनेट आपको पता है पृथ्वी है। रीजन 70% पानी है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की अक्ष रेखा 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ऋतुएं बनती हैं और पृथ्वी के कई प्राकृतिक उपग्रह हैं। आपको सोचना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी दे दिया होगा और इसका आंसर सबने चौथा दिया होगा, क्योंकि यहां लिखा है पृथ्वी के कई प्राकृतिक उपग्रह हैं। सबको पता होगा पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह एक ही है, चंद्रमा, और वो बाकायदा दिखा रखा है पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। ब्लू कलर की रीजन क्यों है? सबको पता है 70% पानी है, इसके कारण ब्लू प्लेनेट पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी घूर्णन गति करती है, अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, उसके कारण आपको पता है दिन और रात बनते हैं। अगर हम अक्ष रेखा की बात करें तो उससे ये 23.5 डिग्री पर झुकी रहती है। पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा से 23.5 डिग्री पर झुकी रहती है, इसी के कारण आपको पता है ऋतुएं बनती हैं। और चौथा स्टेटमेंट गलत है कि पृथ्वी के कई प्राकृतिक उपग्रह नहीं, बल्कि पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि चंद्रमा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। आपको खुद को सोचना है। नंबर पहली बात, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। दूसरा स्टेटमेंट, चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती, वायुमंडल नहीं है। तीसरी बात, चंद्रमा पर जो भार है, भार का मतलब mg बल, वो पृथ्वी के भार का 1/8 होता है। और चौथा स्टेटमेंट, चंद्रमा का भार, चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। आपको बताना है कि चंद्रमा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखें, आंसर मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि इसका आंसर थर्ड है। पहला ऑप्शन, सबसे पहले जो चंद्रमा पर कदम रखा है वो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा है, दिख रहा है, और आपको पता है कब रखा है, 21 जुलाई 1969। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रांग, 21 जुलाई 1969। आपको पता है दो तरह की तरंगें होती है। जो ध्वनि तरंग है उसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और चंद्रमा पर आपको पता है वायुमंडल नहीं है, इसीलिए आपको पता है ध्वनि सुनाई नहीं देती। और चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का जो भार है, देखिए द्रव्यमान अलग चीज होती है, भार अलग है। द्रव्यमान तो वही रहता है, लेकिन जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का कितना हो जाता है, 1/6। ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 ही होता है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/8। ध्यान रखें, इस वाली बात पर न्यूमेरिकल बेसिस भी बन सकता है। वो कैसे न्यूमेरिकल बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। वो कहता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो बताएं चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा। अभी अभी मैंने कहा पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का जो भार होगा वो 1/6 होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, 10 न्यूटन। ध्यान रखें, अगर किसी वस्तु पर फोर्स या किसी वस्तु पर का भार पृथ्वी पर अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वो 1/6 होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, 10 न्यूटन। ऐसे न्यूमेरिकल बनने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन, मंगल ग्रह के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मंगल ग्रह मैंने लाल दिखा रखा है, यहां आयरन मिलता है, आयरन ऑक्साइड मिलता है, इसके कारण ये लाल कलर का प्रतीत होता है। दूसरी बात, इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। तीसरा, जो हमारा इसरो है उसने इसरो ने भारत का जो पहला
मंगल ग्रह मिशन, यानी जो मंगल पर जो पहला सैटेलाइट जो मंगलयान भेजा था, मंगल ग्रह पर जो मिशन किया मंगलयान, वो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा, देखते ही इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। सबको पता है मंगल लाल कलर का दिखाई दे रहा है। हमें पता है पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, चौथे नंबर का ग्रह मंगल। मंगल लाल कलर का है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस डिमोस। सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डिमोस है। और इसरो ने भारत का जो पहला मंगल ग्रह मिशन यानी मंगलयान जो भेजा था वो 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया था। इसीलिए उपरोक्त कथन सभी सत्य है। ये बाकायदा मैंने मंगल इंडियन मिशन टू मार्स, जो हमारा भारत है, इसने जो अपना मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा था उसके बारे में बाकायदा बताया हुआ है ये मंगलयान। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह के लिए कौन सी बात सही नहीं है? आप सबको पता होगा पहला स्टेटमेंट, सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो बृहस्पति, दूसरे नंबर का ग्रह शनि ग्रह। शनि ग्रह पीले रंग का ग्रह है तथा इस ग्रह में रमणीय वलय है। सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है, तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सत्य हैं। तो देखते ही पता चल गया होगा, आंसर 4 जाएगा। आप सबको पता है जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है वो बृहस्पति है, सेकंड नंबर पर शनि है और थर्ड नंबर पर अरुण और फोर्थ नंबर पर वरुण है। बाकायदा आपको दिखा रखा है डायग्राम में भी कि शनि जो ग्रह है वो येलो कलर का होता है और इसके चारों ओर दिख रहा होगा रमणीय वलय है। हमने देखा ब्लू कलर का प्लेनेट पृथ्वी है, लाल कलर का प्लेनेट मंगल है, येलो कलर का आपको दिख रहा है शनि है। और पहले ही पता है कि जो शनि है इसकी डेंसिटी कम है और इसे ही हम क्या कहते हैं, तैरता हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डेंसिटी कम है और ऐसा माना जाता है कि अगर इसको पानी के ऊपर डाला जाए तो ये पानी के ऊपर भी तैरने लग जाएगा, यानी इसकी डेंसिटी पानी से कम है, इसीलिए इसको तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अरुण ग्रह के बारे में पूछा है, यूरेनस। अरुण ग्रह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? आपको खुद को देखना है चारों ऑप्शन। शुक्र की तरह जो अरुण है वो अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं। अरुण ही पहला ऐसा ग्रह था जो विलियम हर्सल ने दूरबीन से खोजा था। अरुण को लेटा हुआ ग्रह या हरा ग्रह कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्वेश्चंस बनाने का इतना सा है कि आप थ्योरी नहीं पढ़ पाए, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखेंगे तो आपका ये वाला चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। यही आपकी बुक्स में लिखा है और मैंने सारे क्वेश्चंस इसी हिसाब से आपके लिए फ्रेम किया है। आप सबको पता है 2 ग्रह हमारे ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, एक तो शुक्र और एक अरुण। इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही है कि शुक्र और अरुण अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सबसे पहला जो प्लेनेट था वो अरुण ही है, जिसे विलियम हर्सेल ने दूरबीन से खोजा था। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं और इसे ही हरा ग्रह भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य। ध्यान रखें, हरा ग्रह आपका अरुण हो गया, पीला ग्रह आपका शनि हो गया, लाल ग्रह आपका मंगल हो गया, नीला ग्रह आपकी पृथ्वी हो गई। धूमकेतु के बारे में पूछा गया है, कोर्स में दिया भी है। धूमकेतु के लिए क्या सही नहीं है? पुच्छल तारा कहते हैं, सितारे दुम कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर जब ये लगाता है तो इसका चमकीला सिरा तो सूर्य की ओर और जो पूंछ है वो सूर्य से दूर रहती है। और हेली नाम का एक धूमकेतु है जो हर 76 साल में दिखाई देता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आपको पता होगा, दिख रहा होगा, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। पहली बार धूमकेतु को ही पुच्छल तारा, सितारे दुम, क्योंकि दुम होती है। इसका जो सिर वाला पार्ट है वो सूर्य की तरफ, पूंछ विपरीत रहती है। हेली धूमकेतु ऐसा धूमकेतु है जो हर 76 साल में दिखाई देता है। इसीलिए सारे स्टेटमेंट ठीक है। एस्केप वेलोसिटी पर आपसे रीट में पूछा भी जा चुका है, पलायन वेग क्या है? 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पलायन वेग की डेफिनेशन क्या है?
बाकायदा मैंने एस्केप वेलोसिटी को बताया हुआ है। रॉकेट है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तभी क्रॉस कर सकता है जब आपको पता है कि हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तब तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, अन्यथा ये अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगा। इसी पर ही मैंने एस्केप वेलोसिटी पर 2-3 बातें बनाई हैं। पलायन वेग वो न्यूनतम वेग है जिससे वस्तु को ऊपर की ओर भेजने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर सके, वो एस्केप वेलोसिटी है। ध्यान रखें, आप सबको पता है पलायन वेग क्या है। इस रॉकेट को मैं किस वेलोसिटी से भेजूं ताकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके स्पेस में जा सके, तो वो वेग पलायन वेग है। और आप सबको पता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पहली डेफिनेशन सही है। अगर किसी वस्तु को आप एस्केप वेलोसिटी से अधिक वेग से ऊपर भेजते हैं, यानी इस रॉकेट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ऊपर भेजेंगे, तब तो ये कहां चला जाएगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और यदि किसी वस्तु को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर भेजा जाएगा तो यह वस्तु पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी, बल्कि ये पृथ्वी के जो कक्षाएं हैं इन्हीं में ही क्या लगाने लग जाएगी? चक्कर लगाने लग जाएगी। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। ध्यान रखें, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। किस तरीके से? अगर किसी वस्तु को पलायन वेग से अधिक वेग से भेजा जाए तो क्या होगा? आप कहोगे वो वस्तु स्पेस में चली जाएगी। अगर किसी वस्तु को पलायन वेग से कम वेग से भेजा जाएगा तो क्या होगा? आप कहोगे वस्तु ग्रेविटेशन फोर्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी और वो पृथ्वी की निश्चित कक्षाओं में क्या करने लगेगी? चक्कर लगाने लगेगी। रीट 2011 में आया। वस्तु के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या है, पलायन वेग क्या है? तो आप सबको पता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग आपको पता है कि किसी वस्तु को अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से भेजें तो ही वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में जा पाएगी, अन्यथा नहीं जा पाएगी। इसी चीज को पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जिसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आपसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पूछा जा सकता है, भू स्थिर उपग्रह। आपके कोर्स में 2 तरह के सैटेलाइट दिए हैं, एक भू स्थिर उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और एक आपके पोलर सैटेलाइट दे रखे हैं। भू स्थिर उपग्रह के लिए कौन सी बात सही नहीं है? देखिए, बाकायदा मैंने ये भू स्थिर उपग्रह बता रखे हैं। ये वाले जो भू स्थिर उपग्रह दिखा रखे हैं बाकायदा, और आपको दिख रहा होगा ये हमारी पृथ्वी, और आपको पता है ये वाली जो रेखा है ये विषुवत रेखा, इस तरीके से। पहली बात, भू स्थिर उपग्रह इन्हें संचार उपग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। ध्यान रखें, जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं, और अभी अभी मैंने कहा ये भूमध्य रेखा के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और पूछा जा सकता है कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है या भू स्थिर उपग्रह है ये कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं? तो आप कहोगे यह उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। और इनका जो परिक्रमण काल है, यानी कि ये पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, इनका जो परिक्रमण काल है वो कितने घंटे है? 24 घंटे है। और इनकी जो गति है वो पश्चिम से पूरब की ओर गति होती है, और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ध्यान रखें, इनमें से संचार उपग्रह कौन सा है? आप कहोगे भू स्थिर उपग्रह। आपसे पूछा जाएगा जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो कहां चक्कर लगाते हैं? तो आप कहोगे भूमध्य रेखा कक्ष में चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से। आपसे पूछा जाए भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? आप कहोगे 36,000 किलोमीटर। पूछेगा भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं इनका परिक्रमण काल कितने घंटे है? 24 घंटे। और आपसे पूछे कि ये गति कैसे करते हैं? तो आप कहोगे पश्चिम से पूरब की ओर। इसके अलावा आपको ये 3-4 चीजें और ध्यान रखनी है कि चंद्रमा पर तो आपको पता है सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग, सबसे पहले जो कृत्रिम उपग्रह रूस द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जो सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह किसने भेजा? रूस ने, 4 अक्टूबर 1957। भारत ने जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था जिसका नाम आप सबको पता है आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को।
सोवियत संघ के सहायता से बेकानूर स्पेस सेंटर से भेजा गया था, सोवियत संघ के। और सबसे पहला जो उपग्रह था जो शिक्षा के लिए भेजा गया था वो आप सबको पता है एडुसैट है, वो 2004 में छोड़ा गया था। मैं उम्मीद करता हूं जो आज के 20-25 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आप एक बार उन क्वेश्चंस को देखें, खुद करने की कोशिश करें, और आपको लगता है कि ये 15-20 क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है, अन्यथा आपको इंप्रूवमेंट की और जरूरत है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नवीन सर का एक ही टारगेट है, इस साल रीट में जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको 30 में से 30 क्वेश्चंस उनके सही करवाने हैं। उसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि जो मैं रोज डाल रहा हूं, जो आपको डाल रहा हूं चैनल्स के अंदर, ये सारे चैनल्स निःशुल्क हैं, आप इनको देखें। हो सकता है आपको बहुत कुछ आता हो, लेकिन आप तो बस देख ले रोज की, नहीं मुझे तो आज सर ने 15 क्वेश्चन डाले मुझे देखने, बस दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आप सबकी सबसे बड़ी परेशानी यह है आप बड़ी बड़ी बुक्स के पीछे भागेंगे, जबकि मैं आपको कह रहा हूं एग्जामिनर आपसे केवल और केवल एक ही चीज पूछेगा, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की बुक्स। आपका पेपर हो उस दिन आप देख लेना। इसीलिए 6th, 7th, 8th के अंदर जो भी सौरमंडल से रिलेटेड चीजें हैं वो मैंने आज आपको सारी करा दी है। इसके अलावा इसके 2 वीडियो और मैं बना चुका हूं, आप उनको देखें, तीसरा वीडियो देखें, आपको अपने आप समझ में आएगा। थैंक यू आज के लिए।